हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैगजोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट लेसन जो है फिजिक्स का वो कवर कर लिया है यूनिट्स डायमेंशंस पर, और यहाँ पर आज हम लोग अपना सेकंड लेसन शुरू करने वाले हैं जो कि हमारे आरआरबी जेईई के सिलेबस में है। और यहाँ पर हम लोग हीट एंड कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे ऑलमोस्ट 1.5 आवर या अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में कवर करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी चीज हम लोग लीव नहीं करेंगे, और सिलेबस में सिर्फ चीजें जितनी उतना ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं एक स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए मुझसे, वहां पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करने वाला हूँ, तो वो चीज आप वहां पर मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट टुडे विद द चैप्टर ऑफ हीट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हीट चैप्टर के साथ। तो हीट को अगर हम डिफाइन करें तो आपको पता है कि हमारे सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, वो हमेशा रैंडमली मूविंग होते हैं। वो रैंडमली मूव क्यों करते रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन जो है, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये एक्चुअली एक बायोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। ऑलराइट, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीज हमारा कॉइन टर्म, मतलब ये टर्म को कॉइन किया था, दैट इज ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टेशनरी नहीं होंगे, वो हमेशा रैंडमली मूविंग होते हैं। तो वो जो रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उनके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करते रहते हैं, कभी भी स्टेशनरी नहीं होते। तो हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी कुछ नहीं है, ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। और जो हमारी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी हमारी हमेशा ट्रांजिट स्टेट में होती है। इट इज ऑलवेज इन दी ट्रांजिट स्टेट, मतलब हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिट स्टेट में होती है। ठीक है, तो हमेशा फ्लोइंग होती रहेगी, हमेशा फ्लो करती रहेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और आप लोगों को पता है अगर कोई एक बॉडी है ए कि कोई दूसरी बॉडी है बी, तो इन दोनों के बीच में अगर हीट का फ्लो होना है तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर, ये टीए हो गया, ये टीबी हो गया, एंड टीए मान लीजिए हमारा ग्रेटर देन टीबी है। तो जब टीए ग्रेटर देन टीबी है तो दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और यही टेम्परेचर डिफरेंस जो है यही ड्राइविंग फोर्स है आपकी हीट को फ्लो कराने का। अगर आपकी दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो यहां पर इन दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं कर सकती। ऑलराइट, और अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, अभी हमें नहीं पता कि टेम्परेचर क्या है, हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हम कह देंगे ये दोनों बॉडीज सेम थर्मल स्टेट पर आ गई। सेम थर्मल स्टेट पर ये बॉडीज हैं, तो उस केस में इन दोनों के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होने वाला। ऑलराइट, तो ये है हमारा एक बहुत सिंपल सा जो लॉजिक है, सबको पता होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अगर हम बात करें यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारी जो ओल्ड यूनिट थी, द ओल्ड यूनिट ऑफ हीट, वो थी हमारी कैलोरी। इट वाज कॉल्ड एज द कैलोरी। और कैलोरी क्या थी? हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें जितना एनर्जी का कंटेंट होता है वो हम लोग कैलोरी में मेजर करते थे। तो ये हमारा ओल्ड यूनिट्स ऑफ हीट में आता है कैलोरी। और कैलोरी तो हमारी ओल्ड यूनिट है, लेकिन जो हमारी न्यू यूनिट ऑफ हीट है वो हमारी है जूल। तो नई यूनिट है हमारी जूल, ओल्ड यूनिट है हमारी कैलोरी। अब बात आया इन दोनों को कैसे रिलेट करा जाए। यहां पर एक रिफ्ट आ गया था, एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो हम लोगों ने कैसे रिलेट करा दिया, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। तो ये है रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल्स में। और 1 कैलोरी 4.186 या नियरली हम लोग लिख देते हैं 4.2 जूल्स। ऑलराइट, और ये जो 4.186 है इसको हमने बोला मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहां से हम लोगों ने ओल्ड यूनिट्स और न्यू यूनिट्स को आपस में दोनों को रिलेट करा दिया, कंपेयर करा दिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा
यूनिट्स ऑफ हीट, ये तो एसआई यूनिट हो गई हमारी, एसआई यूनिट है हमारी जूल। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दी सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, तो हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, ये होती है हमारी अर्ग। जैसा कि वर्क में हम लोगों ने पढ़ा था, या वर्क में हम लोग को पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग, और 1 अर्ग जो होता है इट इज नथिंग बट 10⁻7 जूल। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू है कि हीट क्या होती है, हीट की यूनिट्स क्या होती है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है। फिर हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि न्यू यूनिट और ओल्ड यूनिट ऑफ हीट में क्या रिलेशन होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी कौन कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन की जा सकती है। तो सबसे पहले एक होता है, देखिए 2 टाइप्स के सोर्सेज हैं, एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो हमारा हो सकता है कोयला हो गया, गैस हो गया, वुड हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया जिसको जलाने पर हमें हीट एनर्जी मिल जाएगी। और नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल में हमारा आ गया सोलर एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी से आप हीट ऑब्टेन कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी आ गई, ये सारे हमारे सोर्सेज हैं। तो कुछ सोर्सेज लाइक सोलर हीटर्स हो गए, सोलर हीटर्स में आप क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, सोलर एनर्जी जो है हमारी, ये हमारी कन्वर्ट होती है कौन सी एनर्जी में, इनटू हीट एनर्जी। तो यहां पर इस तरीके का एनर्जी में कन्वर्जन होगा। सेकंड अगर बात करें, एक और सोर्स है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर, तो आप लोगों को पता है कि हमारे इलेक्ट्रिक हीटर के केस में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग, दैट इज I²RT, इसके अकॉर्डिंग हमारा हीट होती है, और इसी को कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो ये जितनी, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू I करंट बह रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है और T टाइम के लिए करंट बहेगा, तो हमारी हीट कितनी जनरेट हो जाएगी, I²RT, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, और जितने टाइम में हमारा करंट बहेगा उसके। तो इसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कुछ सोर्सेज। कुछ और ऑल्सो कुछ अदर सोर्सेज भी है, लाइक कोल हो गया, गैस हो गया, वुड हो गया, ये सारे भी हमारे कुछ सोर्सेज हैं। लेकिन ये सोर्सेज ऐसे हैं कि इनको जलाने पर आपको हीट एनर्जी तो ऑब्टेन होगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पोल्यूशन भी मिलेगा, आपको इसका रेसिड्यू भी मिलेगा। लेकिन सोलर हीटर्स में आपको कोई रेसिड्यू या पोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी आपका कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप कोल को बर्न करोगे, गैस में कोई रेसिड्यू नहीं होता नॉर्मली, लाइक अगर आप मीथेन को बर्न करते हो, ब्यूटेन जो हमारी एलपीजी सिलेंडर्स में होती है, उसमें कोई भी आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन वुड में डेफिनेटली आपको रेसिड्यू भी मिलेगा और आपको पोल्यूशन भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब थे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें से अगर बात करें सोलर एनर्जी जो है हमारी, सोलर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी एक और है जियोथर्मल एनर्जी। आपने देखा होगा अर्थ का जो सबसे इंटीरियर पार्ट है, ये हमारी अर्थ है, सबसे इंटीरियर पार्ट सबसे ज्यादा हीटेड है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, उसे कहते हैं हम कोर। ठीक है, तो यहाँ जो कोर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, और कोर के पास वाली जितनी लेयर्स होती है उनका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है, जमीन फट जाती है और वहां से आपके हॉट स्प्रिंग्स निकलने लगते हैं, या फिर पानी निकलने लगता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स उसे कहते हैं। तो वो हो गई हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी आ कहां से रही है, ये आपकी अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है कोर, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो आपकी और अदर लेयर्स हो जाएंगी वो भी हीटेड अप हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी। फिर एक होती है बायोगैस, एक होती है हमारी बायोगैस। बायोगैस के बारे में भी आपने सुना होगा, जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीके कराते हैं और उसके बाद हमें गैस मिल जाती है, तो वो हो गई हमारी बायोगैस। ठीक है, बायोगैस भी आपकी एक इको फ्रेंडली गैस हो गई, इसमें कोई भी पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसको बर्न करने से एनर्जी कंटेंट भी इसका अच्छा होता है, और काफी जगहों पर बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं विलेजेस में। वहां पर क्या करते हैं, सारा जितना भी विलेज का ऑर्गेनिक मैटर होता है, लाइक वेजिटेबल के छिलके हो गए, डेड एंड डिकेइंग मैटर जितना होता है, सब उसको वहां पर डाल देते हैं और वो डीके कर जाता है एंड इट फॉर्म्स दी बायोगैस। ऑलराइट, तो ये तो थे हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ
मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब आप लोगों को पता है कि हमारे मेनली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा कन्वेक्शन और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। ऑलराइट, ये 3 मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के केसेस में। तो यहां पर ओनली इन केस ऑफ सॉलिड्स, तो यहां सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के केस में कंडक्शन होगा। यहां पर पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, यहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। यहां पर क्या होगा, एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये वाइब्रेट करेगा और फिर ये दूसरे अपने नेबरिंग पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा और फिर अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और इसी तरीके से ये पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और आपके पूरे मटेरियल में या आपकी पूरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक आयरन रॉड है, आप उसका एक एंड हीट करते हो तो उसका नेक्स्ट एंड भी हीट अप हो जाता है, क्योंकि आपका ये जो कंडक्टर है या कहें ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसके एक एंड को हीट करने पर मॉलिक्यूल्स यहां पर एनर्जाइज होंगे, हीट अप होंगे और ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी बाकी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे और पूरा का पूरा बॉडी आपकी हीट अप हो जाएगी। तो ये सिंपल लॉजिक है आपका कंडक्शन का। अब इसका एग्जांपल एक तरीके से और देख सकते हैं, लाइक टीचर को अगर क्लास में एक मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उन्होंने सबसे आगे वाले बच्चे को दे दी और सबसे आगे वाले बच्चे ने जस्ट अपने पीछे पास कर दी, उसने पीछे ने उसके पीछे पास कर दी, तो इस तरीके से टॉफी सबसे पीछे पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो मेन है आपका, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर हो रहा है और एक और फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है आपका, उसे हम कहते हैं dt अपॉन dx। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dt अपॉन dx और टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना मस्ट है, तभी आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जिस एंड को हीट किया जा रहा है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है और जिस एंड को हीट नहीं कर रहे हैं, जो एंड हमारा सोर्स ऑफ हीट से दूर है, उसका टेम्परेचर काफी कम है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कंडक्शन। और कंडक्शन के और एडवांस लेवल पे चले तो मेनली 2 चीजें होती हैं। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक आपका कंडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर की वजह से, एक होता है आपका लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से, लैटिस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, तो ये लगभग आपका 70% इससे हीट ट्रांसफर होती है और इससे अप्रोक्सीमेटली 30% हीट का ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन में मेनली 2 पार्ट्स हमें देखने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और लैटिस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए आपके मॉलिक्यूल्स को, मतलब आपके सब्सटेंस में, आपके मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी हीट ट्रांसफर हो पाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं कन्वेक्शन पे। तो कन्वेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, आपके यहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। यहां पर पार्टिकल्स अपनी प्लेस से मूव करेंगे और दूसरी जगह पर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मेरा एक वेसल है, यहां पर मैं सोर्स ऑफ हीट दे रहा हूं, यहां पर मेरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर मेरा बीकर में पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स यहां हीट के कांटेक्ट में डायरेक्ट होंगे, सबसे पहले वो हीट अप होंगे। उसके बाद ये पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे। तो हैवी पार्टिकल्स जो है, जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं, इनका टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है, अब वो इनके नीचे आ जाएंगे, तो अब वो हीट अप होंगे। तो इसी तरीके से कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपका पूरा लिक्विड जो है वो हीट अप हो जाएगा। कन्वेक्शन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कन्वेक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फ्री कन्वेक्शन, एक होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन, एक होता है हमारा
फोर्स्ड कन्वेक्शन। ऑलराइट, एक होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन, एक होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन का मतलब है कि वो अपने आप होगा। अपने आप होगा मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इसका मेन रीजन होता है बॉयंसी डिफरेंसेस। क्या होता है, जब भी हीट अप होता है तो डेंसिटी में चेंज आता है और डेंसिटी के चेंज की वजह से अपने आप बॉयंसी में एक, आपको पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने बॉयंट फोर्स पढ़ा था, तो वही बॉयंसी डिफरेंसेस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर फोर्स कन्वेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको एक्सटर्नली कुछ धक्का लगाना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके कन्वेक्शन होगा। मान लीजिए आपकी एक ऐसी ग्लास की प्लेट है और यहां पर ये हीटेड ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये हीटेड है, ये काफी हीटेड है, इसके ऊपर कोई लिक्विड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां एक्सटर्नली क्या लगा दिया, एक फैन और अ ब्लोअर लगा दिया, फैन या फिर ब्लोअर लगा दिया, तो इसकी वजह से जो कन्वेक्शन होगा, इसकी वजह से जो भी कन्वेक्शन होगा, अब हम उसे कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन में कोई भी हमें एनर्जी नहीं देनी है, लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन में यहां पर हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सटर्नली, तब जाके हमारा कन्वेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कन्वेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन आपका ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि हमारा वैक्यूम के थ्रू भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो सन से एनर्जी आती है हमारी अर्थ तक, वो होती है हमारे यूनिवर्स के थ्रू आएगी, और यूनिवर्स आपको पता है इज वैक्यूम। तो ये यहां पर इसको अगर हम डिफाइन करें तो हीट डायरेक्टली पास होती है हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से हीट पास होगी डायरेक्टली कोल्ड बॉडी तक, कोल्ड बॉडी तक, सच दैट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियम। यहां पर हमें जो मीडियम है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो जाएगी आपकी हॉट बॉडी से आपकी कोल्ड बॉडी तक। ऑलराइट, तो यहां पर ये है। इसके कुछ अगर लाइफ एग्जांपल्स देखें तो यहां पर एक पहला एग्जांपल होगा, वी फील वार्म व्हेन वी सिट नियर द फायर। अगर हम फायर के पास बैठते तो हमें वार्म लगता है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन के थ्रू हमारी जो हीट है वो फायर से हमारे तक पहुंच रही होती है। तो ये सिंपल आपके केसेस हैं रेडिएशन के, ठीक है। और सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है जब हम धूप में खड़े होते हैं तब भी हमें गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सन की हीट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है, उसके पहले उसे यूनिवर्स से क्रॉस करना पड़ता है। तो यूनिवर्स में आपका क्या है, वहां पर हमारा वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम को क्रॉस करके आती है। ऑलराइट, अब मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग रेडिएशन, रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं। मेथड फॉर डिटेक्टिंग रेडिएशन, मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग रेडिएशन, ठीक है। तो तीन तरीके हैं नॉर्मली, मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है थर्मोपाइल, थर्मोपाइल, दूसरा होता है ब्लैक बल्ब थर्मामीटर, ब्लैक बल्ब थर्मोमीटर, तीसरा है डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप, डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप। तो ये तीन डिवाइसेस हैं। थर्मोपाइल भी एक डिवाइस होता है, ब्लैक बल्ब थर्मोमीटर भी होता है, और हमारा डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप भी होता है। इसकी ज्यादा थ्योरी में हमें नहीं जाना है, सिर्फ आप याद रखिए कि ये तीनों डिवाइसेस हीट के किस मोड को मेजर करेंगे, रेडिएशन को मेजर करने में काम आते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं रेडिएशन में। सबसे पहले यहां पर जो टर्म आता है वो है हमारा एमिसिव पावर। तो देखते हैं एमिसिव पावर क्या होती है। एमिसिव पावर, तो ये देखा गया है कि ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशंस एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट 0 केल्विन। 0 केल्विन को छोड़ के बाकी जो बॉडीज हैं सारे टेम्परेचर पे आपका रेडिएशंस को एमिट करेंगी, ठीक है। तो 0 केल्विन को छोड़ के हर बॉडी जो है हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन हमारा एमिट करेगी। और इसको एमिसिव पावर को डिफाइन करें तो ये होती है टोटल थर्मल एनर्जी विच इज एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एट
ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, एट ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। ठीक है, और कुछ यहां पर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमारी कम, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ एमिट होगी, और अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो वेवलेंथ है वो लार्जर वेवलेंथ हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ हो जाएगी। ये एक्चुअली एक लॉ है हमारा, इसे कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है हमारा लैम्डा इंटू टी, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो मतलब आपको पता है सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो सन से जो रेडिएशंस निकल रहे होते हैं वो होंगे हमारे शॉर्टर रेडिएशंस। ठीक है, या शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशंस होंगे सन से जो हमारे निकल रहे होंगे। तो ये हो गई हमारी एमिसिव पावर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये है नेक्स्ट टॉपिक एमिसिविटी। यहां पर है एमिसिविटी। एमिसिविटी, तो एमिसिविटी क्या है? ये आपके सरफेस की इफेक्टिवनेस बताएगा कि आपका सरफेस कितनी इफेक्टिवली आपके रेडिएशंस को एमिट कर पा रहा है। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला नोट पॉइंट ये है, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। जो सब्सटेंसेस या जो सरफेसेस गुड एमिटर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं। ठीक है, वाइल पुअर एमिटर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स, वाइसी वर्सा हो गया। नेक्स्ट है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ये तो आपको बताई गई। ठीक है, तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमिसिविटी क्या है? ये आपकी बॉडी की इफेक्टिवनेस बताएगा कि कितनी इफेक्टिवली आपकी बॉडी एमिशंस को रेडिएट कर रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज मुझे याद आ गया, जी एक्स यू वी आई एम आर। अब ये जी एक्स यू वी आई एम आर क्या है? ये है गामा, ये है एक्स रे, ये है अल्ट्रावायलेट, ये है विजिबल, ये है इंफ्रारेड, ये है माइक्रो और ये है रेडियो। तो अगर ऊपर जाएंगे तो आपकी एनर्जी क्या है? एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और नीचे आएंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी और आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी कौन सी होती है? किसकी होगी? गामा रेस। तो आपने हल्क मूवी देखी होगी, हल्क मूवी में जो ग्रीन हो जाता है इट इज बिकॉज ऑफ द गामा रेडिएशन। वो गामा रेडिएशन की चपेट में आ जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? हरा। तो इस बार हम लोग मतलब ऐसा भी कुछ देखने में आएगी, मूवीज पे क्वेश्चंस आ गए तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ऊट पटांग सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं हम इसमें, ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। देखिए, ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि एक ऐसी बॉडी जो सब कुछ क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो एमिट कुछ करे ही ना। तो एक ऐसी बॉडी जो सारा रेडिएशन उस पर जो भी पड़ रहा होगा वो सब का सब क्या कर ले? वो एब्जॉर्ब कर ले। सब कुछ अगर वो एब्जॉर्ब कर ले और कुछ भी वो एमिट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो कैसा अपीयर करेगा? वो ब्लैक अपीयर करेगा। अगर कोई चीज हमें ग्रीन दिखती है तो इसका मतलब क्या है? वो सारे कलर के रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारे वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन वाले को रिफ्लेक्ट करा दे रहा है, तो इसलिए वो हमें ग्रीन दिख जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ रहे सारे ही रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ब्लैक बॉडीज इज वन विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि एक ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि दिखने में भी ब्लैक हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस। आइस आपका एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइस कैसा है? एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आइस आपकी कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है, नॉर्मली जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसके लिए ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। आइस बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी फॉर लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस। ठीक है,
लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस के लिए आपका ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। फिर आपका होता है लैंप ब्लैक और काजल। ठीक है, काजल भी आपका क्या है, परफेक्ट अब ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ 97% तक ये बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल होता है, एक मान लीजिए आपका ऐसा आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें बहुत नैरो सा एक होल कर दिया और अंदर से पूरा ब्लैक एंड है, ये सरफेस आपका ब्लैक एंड है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये यहां चली जाएगी, तो कह देंगे अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो ऐसी अंदर से ब्लैक कैविटी जो है, इसको भी हम लोग एक ब्लैक बॉडी का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कैसे कैसे हमारी यहां पर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर हम लोग टॉपिक देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक देखना है जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। ऑलराइट, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, हीट की वजह से आपके मटेरियल में एक्सपेंशन होगा, मतलब आपके मटेरियल की जो लेंथ है या उसके डायमेंशंस में चेंज आएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एक मेटालिक रॉड है, लाइक आयरन की रॉड हो गई, उसे आप हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होगा, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक डायमेंशन आपका बढ़ेगा तो कॉन्सेक्यूटिवली दूसरा डायमेंशन आपका घट जाएगा, तो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी घट जाएगी और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑन हीटिंग। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है आपके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर सेपरेशन। ठीक है, इंक्रीज मॉलिक्यूलर सेपरेशन, और इसकी वजह से आपके डायमेंशन में क्या आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, आपका डायमेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर लेंथ में इंक्रीज आता है, अगर आपकी लेंथ में इंक्रीज आता है तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट बात और कि आप लोग फॉलो करते रहिएगा हमारे चैनल को भी। बहुत जल्दी हम लोग अपना एक 10 का धमाल सीरीज शुरू करने वाले हैं। 10 का धमाल एग्जैक्टली क्या है, जब वो शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। ये एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट के लेक्चर्स होंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, और इसके अलावा टेक्निकल जो होगा वो हम लोग अपना RS खुरमी और RK जैन से पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरे हमारे टेक्निकल को भी पढ़िएगा। पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि 80% तक तो हम लोग पूरा सॉल्व करवा ही दें आपको RS खुरमी और RK जैन को। ठीक है, तो यहां पर अगर लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो जो लेंथ में चेंज है डेल्टा एल, ये ऐसा देखा गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी ओरिजिनल लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की, मतलब टेम्परेचर में आपका कितना चेंज आया। तो आपको पता है अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करें और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहां पर हमारे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा है, अल्फा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हो जाता है हमारा पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आया। एल क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर जब टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ में डिक्रीमेंट भी आ सकता है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर इसका अल्फा बहुत ज्यादा होगा, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेंथ डेल्टा एल जो आएगा वो भी ज्यादा आएगा, और अगर एल डेल्टा कम होगा, सॉरी अगर इसका अल्फा कम होगा तो इसके डेल्टा एल में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो कुछ जगहों पर हम लोगों को अल्फा इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारी लेंथ बहुत ज्यादा चेंज ना होने पाए। जैसे मान लीजिए पेंडुलम की बात करें
तो पेंडुलम की जो स्प्रिंग होती है वो हम लोग ऐसे मटेरियल की बनाना चाहते हैं जो गर्मियों में एक्सपैंड ना करे और हमारी विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से हमारा टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को अवॉइड करनी पड़ती है। तो कुछ एक मटेरियल है लाइक अल्फा ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, और अल्फा ऑफ इनवार, इनवार और क्वार्ट्ज दो मटेरियल है यहां पर, और इन दोनों का जो अल्फा है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली 0.2 और 0.3 होता है। नहीं सॉरी, वैल्यू में एक बार चेक करके आप लोग को बता देता हूं जस्ट। तो इसका जो अल्फा है ऑफ क्वार्ट्ज ये बहुत लो होता है, और ये नियरली क्या हो जाता है, नियरली ये हो जाता है 0, इसे नियरली 0 मान सकते हैं, 0.00 समथिंग होता है, तो नियरली इसे हम 0 मान सकते हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था हमारा लेंथ में एक्सपेंशन। फिर अगर मटेरियल को हीट करेंगे तो हमारे एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, अगर एरिया में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसको हम लोग क्या बोलते देते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब है द इंक्रीमेंट इन द एरिया। ठीक है, एरिया में अगर इंक्रीमेंट होगा तो हम इसे कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहां पर एक कोफिशिएंट आता है बीटा, बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो क्या होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया, वेर बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसके बाद जो तीसरे टाइप का एक्सपेंशन है दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब है जब आपकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। जैसे हम एक सॉलिड मेटल की बॉल ले और उसको हीट करें, तो आपने ग्रेवल सैंड एक्सपेरिमेंट एक पढ़ा होगा। ग्रेवल सैंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक ऐसा स्टैंड है, यहां एक रिंग लगी हुई है, ठीक है, और यहां से एक बॉल को हमने सस्पेंड कराया। तो इनिशियली, ठीक है, होता क्या है, ये आपकी रिंग है, तो इनिशियली बॉल आपकी पास नहीं हो रही होती। इसका मतलब बॉल का साइज बड़ा होगा तो वो पास नहीं होगी, लेकिन सॉरी मतलब पहले हमने पास कराया तो बॉल पास हो रही थी, सॉरी बॉल पास हो रही थी, बॉल का जो डायमेंशन है वो इस रिंग के डायमेंशन से छोटा है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने हीट कर दिया, इसको हमने बॉल को हीट कर दिया, और हीट करने के बाद हमने देखा कि अब बॉल पास नहीं हो रही है। तो बॉल जब पास नहीं होगी तो यहां सीधा सा मतलब है कि हमारी इस बॉल में क्या हो गया होगा, एक्सपेंशन हो गया होगा, इसके पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ होगा, और अब ये पास नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग यहां से हमें पता चलता है कि बॉल की पूरी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा हीट करने से। तो इसको कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, दैट इज एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। और यहां पर जो हमारा कोफिशिएंट आता है उसे कहते हैं हम लोग गामा। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है हमारा, गामा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। सेम तरीका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप लोग याद रखिएगा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये होता है 1:2:3। ये याद रखिएगा, मतलब लेंथ में कितना होगा, 1 गुना, एरिया में 2 गुना, और वॉल्यूम में 3 गुना एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा होता है 1:2:3। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ऐसा है कि आपकी एक मेटल की डिस्क है। ठीक है, एक मेटल की हमारे पास डिस्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप इस वीडियो में कमेंट करके इसके आंसर्स बताइएगा। इसके ये डिस्क है तो एक सीडी की तरह मान सकते हैं। ये पूरा आपका सॉलिड पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन है, आपने इसको हीट कर दिया। अगर आपने इसको हीट किया तो अब आपको बताना है, मैं 4-5 पैरामीटर्स लिख रहा हूं। पैरामीटर ए क्या है, इंटरनल डायमीटर। पहला है इंटरनल डायमीटर, दूसरा है आपका वॉल्यूम, सी है आपका मास,
डी है आपका डेंसिटी, ठीक है। ई है आपका एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसको अगर मैंने हीट किया, अगर इसको मैंने हीट कर दिया तो इनमें से कौन से पैरामीटर इंक्रीज होगा, कौन सा डिक्रीज होगा और कौन सा कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज का आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा यहां पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए एक टास्क है। फिर इसके कुछ डेली लाइफ फिनोमेना है जो हमारे एक्सपेंशन से रिलेटेड है। तो डेली लाइफ फिनोमेना जो देखें, सबसे पहला क्रैकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, क्रैकिंग ऑफ ग्लास। आई होप कि राइटिंग मेरी ठीक ठाक है, इंजीनियर्स के हिसाब से मुझे ठीक ही लगती है अपनी राइटिंग, बाकी आप ही लोग बता सकते हैं। क्रैकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, आपने देखा होगा किसी बर्तन में, मतलब ग्लास के जो नॉर्मल घटिया कांच होता है उसमें अगर हम गर्म पानी डालें और गर्म पानी के डालने के बाद उसमें निकाल के गर्म पानी एकदम से ठंडा पानी डालें तो वो चटक जाता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन। ये होता है हमारा बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन। अब क्योंकि मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, आपने हॉट वाटर अंदर डाला, ठीक है, तो ये वाला सरफेस एक्सपैंड होगा अंदर वाला, लेकिन बाहर वाला उतनी तेजी से हो सकता है या उतने रेट से एक्सपैंड ना करे। तो और आपने बाहर क्या डाल दिया? कोल्ड वाटर डाल दिया, तो अंदर वाला तो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है लेकिन बाहर वाला उस रेट से एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। तो बिकॉज ऑफ द अनइवन एक्सपेंशन बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस, ये क्या कर जाएगा? आपका क्रैक कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग लेबोरेटरी में जो भी ग्लासवेयर यूज करते हैं, आपने देखे होंगे बोरोसिल के यूज करते हैं या किसी अच्छी ग्लास के यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी आपका क्रैक नहीं करता। हालांकि केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब फोड़े होंगे इस तरीके से, उसको हीट कर दिया, पानी डाल दिया, बहुत मजा आता था उस टाइम पे, ठीक है। तो वही चीज है, वो यहाँ पर क्रैक क्यों नहीं कर रहा है? वो यहाँ पर क्रैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लास से बनाया जाता है, पायरेक्स ग्लास होता है आई थिंक, हाँ पायरेक्स ग्लास से बनाया जाता है, तो इसीलिए वो आपका क्रैक नहीं करता। सेकंड है चेंज इन द पेंडुलम्स लेंथ, चेंज इन पेंडुलम्स लेंथ। समर्स में आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपकी जो पेंडुलम की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ। और अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो आपको पता है T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी L क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो पहले 1 सेकेंड को जितना लग रहा था टाइम, अब उससे ज्यादा लगेगा थोड़ा, ठीक है। और विंटर्स में क्या होगा? इसका उल्टा, लेंथ आपकी घट जाएगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा, मतलब टाइम पीरियड मतलब लेंथ के घटने या बढ़ने से आपके टाइम पीरियड पे असर पड़ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जब लगाए जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक पटरी ऐसे लगाई तो दूसरी पटरी के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। गैप क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अगर समर्स के केस में आपको पता है एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करके हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाए, एक्सपैंड करते करते आके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहाँ पर डिरेलमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पर एक डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। और विंटर्स में क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं, इसलिए यहां पर एक ऐसी प्लेट लगा दी जाती है, ठीक है। ये भी हो गया एग्जाम्पल हमारा थर्मल एक्सपेंशन का। एक और है, लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारा, यहां पर एक एग्जाम्पल है लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। तो इलेक्ट्रिक केबल्स को जब हम लोग लगाते हैं तो समर्स में क्या करते हैं? समर्स में या विंटर्स में अगर हम उसे विंटर्स में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा उसमें टाइट हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी और वो टूट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे थोड़ा विंटर्स में लूज लगाते हैं और समर्स में थोड़ा सा टाइट लगा देते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है, क्या है उसके पीछे? एक्सपेंशन। तो ये तो था हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड्स।
ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन। आई होप की विजिबिलिटी ठीक आ रही होगी इस वीडियो में। थर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड्स, ऑलराइट। थर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड्स को देखें तो यहां पर दो टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है अपेरेंट एक्सपेंशन, एक होता है रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आपका एक लिक्विड भरा हुआ है, आप उसको हीट कर रहे हैं। जब आपने इसको हीट किया तो इनिशियली आपका लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपका कंटेनर थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो कंटेनर हीट अप हो रहा है, तो कंटेनर एक्सपैंड करेगा तो लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जब आपका ये एक्सपैंड कर लिया होगा तब आपका लिक्विड का एक्सपेंशन शुरू होगा। तो सबसे पहले आपका होगा अपेरेंट एक्सपेंशन, उसके बाद आपका क्या होगा, रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो हमारा रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन, दिस इज इक्वल टू अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो टोटल आपका जो रियल एक्सपेंशन हो जाएगा दैट इज द समेशन ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन। इसके बाद कोफिशिएंट है, दो कोफिशिएंट्स हैं आपके यहां पर। एक है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन को हम लोग लिखते हैं गामा आर। और गामा आर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन में ट्रू वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर। और दूसरा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, गामा ए, और ये हो जाता है अपेरेंट वॉल्यूम चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये चीज सेम यहां पर आ जाएगी। तो ये है हमारे कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, अगर आपकी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप उसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे धीरे धीरे तो आपकी आइस मेल्ट होगी। उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और इसको हीट देकर अगर जब तक हम 4 डिग्री तक लाते हैं, ठीक है, तो अप टू 4 डिग्री नॉर्मल सब्सटेंसेस में क्या होता है, नॉर्मल सब्सटेंसेस की बात करें तो हीट देने पर उनका एक्सपेंशन होगा और कूल करने पर उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन हमारे वाटर के केस में ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। 0 डिग्री से अगर हम 4 डिग्री तक हीट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब इसका वॉल्यूम कम होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा देखा गया है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो जाती है, मिनिमम, और डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को ये होता है हमारा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मतलब नॉर्मल सब्सटेंसेस तो हीट करने पर एक्सपैंड करेंगे, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमारे वाटर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो एनॉमलस एक्सपेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो यह है एक्सपेंशन ऑफ वाटर एज इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को कूल करना शुरू करें, 0 डिग्री पर लाएं, तो यहां से हमारा वाटर क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना करके ये हमारा क्या करने लगता है,
एक्सपेंशन। तो यहां पर इसे कह देते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। और एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से हमारे कई सारे फिनोमेना हैं जो हमें यहां पर पढ़ने, 3-4 हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स देखते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी का किस तरीके से वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए इस तरीके से ग्राफ है। यहां पर वॉल्यूम प्लॉट किया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, यहां पर हमने टेम्परेचर प्लॉट किया है। ये जो मिनिमम है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट है वो 1.001 और 1.002 के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का वेरिएशन। वॉल्यूम कहां पर मिनिमम आ गई, मिनिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी को अगर देखें, अगर हम यहीं पर प्लॉट करें अपना डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी का वेरिएशन कैसा होने वाला है, इस तरीके से डेंसिटी का वेरिएशन होगा। तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो पॉइंट है ये है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी वॉल्यूम क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला हमारा बर्स्टिंग ऑफ वाटर पाइप्स, बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस जो होती है कोल्ड कंट्रीज में वो बर्स्ट कर जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वाटर के एनॉमलस एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है। दूसरा, क्रॉप्स गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स। अगर बहुत टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है तो हमारी क्रॉप्स भी क्या है, वो खराब हो जाती है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स में के फ्लोएम में जो पानी होता है वो मतलब जमने के बाद वो एक्सपैंड करने लग जाता है, और एक्सपैंड करता है तो हमारी रूट्स जो है वो बर्स्ट हो जाती हैं, फ्लोएम्स बर्स्ट हो जाती हैं। इसके कारण हमारी जो क्रॉप्स है, फसल है, वो खराब हो जाएगी। तीसरा जो इसका यूजफुल है एक्वेटिक लाइफ इज कंजर्व्ड, एक्वेटिक लाइफ इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड situations in lakes और पॉन्ड्स। अगर लेक्स और पॉन्ड्स में जब हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो सबसे पहले हमारी वाटर की टॉप लेयर जमती है, ठीक है। तो टॉप लेयर जमेगी, तो जैसे यहां बात करें, ये हमारा लेक है, तो लेक में सबसे पहले इसकी टॉप लेयर जमती है, इसका टेम्परेचर लगभग 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे जाते जाते आपका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री एंड सो ऑन। नीचे इसका टेम्परेचर थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो मरीन लाइफ है, जो मछलियां हैं या जो अदर फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब क्या होता है, जितने प्लांट्स हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। जू प्लैंक्टन मतलब होता है छोटे छोटे एनिमल्स। तो जूलॉजी जो है वो स्टडी है एनिमल्स की, और बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी होती है। दोनों बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। टेम्परेचर स्केल्स, तो टेम्परेचर को काफी अलग अलग आप स्केल्स में रेफर कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बहुत कॉमनली यूज्ड है वो 3 है। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन स्केल, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, हमारी केल्विन है। अब हम लोग तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक केल्विन को, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा ये कैसे डिफाइन किया गया है। 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1 अपॉन
273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वाटर के तीनों स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर वाटर के तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिर अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में अगर चेंज करना होता है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? +273 जोड़ देते हैं, तो हमारा ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो अगर गिब्स फेज रूल देखें, गिब्स फेज रूल क्या होता है? P + F = C + 2। फिर P क्या होता है? नंबर ऑफ फेजेस, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C होता है नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स और 2 तो आपका 2 है ही। तो यहां पर फेजेस कितने हैं? मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज हो जाएंगे तो जाएगा 3+। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट तो आपका एक ही केमिकल कंपोनेंट दैट इज पानी, तो 1 + 2। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाती है? 0। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ट्रिपल पॉइंट इज, फॉर वाटर इट इज 0। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके किसी भी सिस्टम के स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, वैसे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, लेकिन यहां पर 0 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेल्सियस से केल्विन में और ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर देखी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ स्केल्स की बात करें तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो यहां पे आइस पॉइंट लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट लिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पे हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया है आइस पॉइंट को और स्टीम पॉइंट लिया गया हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहां पर हमारा आइस पॉइंट 0 है, यहां पर आइस पॉइंट 100 है, यहां पर आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहां 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मतलब यहां पर कितने का चेंज आया? यहां पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज है और यहां पर इसमें कितना चेंज है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है। इसका मतलब अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 डिग्री का चेंज डिग्री सेल्सियस पे डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितने डिग्री का चेंज दिखाएगा? ये दिखाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज। या पूछे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज सेल्सियस स्केल पर फ़ारेनहाइट पर कितना दिखाएगा? तो ये दिखाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन RRB JEE। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कन्वर्जन देखते हैं। तो एक फॉर्मूला बस आप लोग को याद रखना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। C/5 = F - 32/9। ये आपका फॉर्मूला है बिटवीन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए। अब यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों पर जिसकी सेम वैल्यू होती हो। तो आप क्या कर देंगे? लेट C = X और F को भी क्या रख देंगे? X। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री। तो मतलब -40 ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ठीक है, और यहां से एक आप लोग क्वेश्चन और होता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है रेंज? ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? अगर टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोथर्मिया। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कम, किसी चीज की कमी हो जाना। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया जैसे मान लीजिए जब हमारी एवलांच आता है या बर्फ गिरती है तो उसमें कोई अगर दब जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है, तो उस केस में डेथ भी हो जाती है। तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्म मतलब टेम्परेचर से मतलब है यहाँ पे, तो हाइपोथर्मिया। ठीक है,
तो टेम्परेचर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होना और परमिसिबल लिमिट से कम होना दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। जैसा कि दंगल पिक्चर में आमिर खान थे हानिकारक बापू, वैसे ये टेम्परेचर भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो अब आते हैं, एक है जीरो ऑफ केल्विन स्केल। जीरो ऑफ केल्विन स्केल, जीरो ऑफ केल्विन स्केल क्या है? जीरो ऑफ केल्विन स्केल वो टेम्परेचर है जहां पर आपके सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, रुक जाता है। एट दिस टेम्परेचर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। क्या हो जाता है? सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी रुक जाती है, मतलब डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जीरो केल्विन इज नथिंग बट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, एक ब्रांच होती है जहां पर हम लोग बहुत लो टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। जो लो टेम्परेचर्स की स्टडी करती है उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ये होती है क्रायोजेनिक्स। अब जैसे मान लीजिए हमारा रॉकेट है, अब उसको स्पेस में ले जाना है। अब रॉकेट में फ्यूल भरा होगा, डेफिनेट सी बात है, लेकिन जब वो स्पेस में जाएगा तो वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे फ्यूल को बर्न, मतलब हमारा फ्यूल अगर रॉकेट के अंदर ही बर्न कर गया तो भी हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रायोजेनिक्स का यूज करते हैं। और कैसे हम अपने फ्यूल को डिजाइन करें, उसमें क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए कि हमारा वो बर्न ना करे, मतलब अंदर ही बर्न ना कर जाए। ठीक है, तो ये हमारी स्टडी होती है, इसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, अब पढ़ेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री के बारे में अगर हमें पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है कैलोरीमेट्री के बारे में। तो कैलोरीमेट्री में हम लोग जो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है और कैलोरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री का मतलब है, देखिए यहां पर कैलोरी भी शब्द आ रहा है, तो कैलोरी का मतलब है कि यहां पर हम लोग हीट का मेजरमेंट करेंगे। तो यहां नॉर्मल अगर हम देखें कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या होता है? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, ऑलराइट, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो आपका मान लीजिए एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है। तो यहां पर प्रिंसिपल ये कहता है द हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी, लेकिन सराउंडिंग में कोई भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। तो मतलब हॉट बॉडी जितनी हीट देगी, कोल्ड बॉडी वो सारी की सारी हीट क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। तो वो होता है हमारा कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो मतलब सराउंडिंग में कोई भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहां से टेम्परेचर का थोड़ा सा देखते हैं क्या सेंस बनता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, उसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे यहां पर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। आपने क्या किया? इस कंटेनर को हीट कर दिया। टेम्परेचर अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एनर्जाइज हो जाएंगे और तेजी से रैंडमली मूव करने लगेंगे हमारे कंटेनर के अंदर, और ये बहुत हाई वेलोसिटी से इस कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करेगा। तो जहां पर ये स्ट्राइक करेगा तो यहां पर ये अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये दे देगा। तो यहां पर आपको जो पता चलेगा, यहां पता चलेगा हायर टेम्परेचर। इसी तरीके से बाकी सारे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो इस बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा हाई। लेकिन अगर आप हीट ना करें या इतनी हीट आप प्रोवाइड ना करें जितनी आपने प्रीवियस केस में करी है, तो मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा एनर्जाइज नहीं होंगे, तो उतनी स्पीड से आपकी कंटेनर को स्ट्राइक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब डिफाइन करते हैं यहां से 1 कैलोरी क्या होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे 1 कैलोरी क्या होती है। 1 कैलोरी क्या है? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है
तो उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी वो कहलाती है आपकी 1 कैलोरी। ठीक है, और ये कितनी होती है, लगभग 4.2 जूल्स के बराबर इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपका देखते हैं होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर आपका डिवाइस है, एक तरीके का सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको हम लोग क्या यूज करने के लिए मेजर करेंगे। इस सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको हम लोग हीट गेन्ड या फिर हीट लॉस मेजर करने के लिए यूज करते हैं यहां पर। ठीक है, और ये बना होता है हमारा कॉपर से, ये बना होगा हमारा कॉपर से। और ये कॉपर से क्यों बना होगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर हमारा हीट का अच्छा कंडक्टर है। दूसरा, कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज लो। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉपर की अगर स्पेसिफिक हीट लो है तो ये दूसरी मतलब जो इसमें कंटेंट हम पोर करेंगे उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से अक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं क्यों हम लोग कैलोरीमीटर कॉपर से बनाते हैं। फिर यहां पर कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, देखिए कैलोरीमीटर का। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा कैलोरीमीटर का डायग्राम। कैलोरीमीटर में ये हमारा थर्मोमीटर है, ये हमारा थर्मोमीटर है, ये हमारा स्टरर है। स्टरर की मदद से हम लोग जो भी कंटेंट है उसको अंदर स्टर करेंगे ताकि प्रॉपरली हीट का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये जो इसका पोर्शन है यहां पर हम लोग वुल को भरते हैं। वुल मतलब आपको पता होगा ऊन जो होता है, वुल, उसको भरेंगे यहां पर। और वुल को यहां पर क्यों भरेंगे, वुल आपका मेनली हीट का लॉस बचाएगा कंडक्शन से। तो वुल को मेनली क्यों भरेंगे, क्योंकि आपका हीट का लॉस बचाएगा कंडक्शन से। कंडक्शन से होने वाले हीट के लॉस को मिनिमाइज करेगा हमारा वुल। फिर यहां पर हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, वुडन लेड। ये जो आप देख रहे हैं, ये लेड जो लगा हुआ है, ढक्कन जो है, ये आपका वुड का होता है। तो ये जो वुड का ढक्कन है ये आपका हीट लॉस बचाएगा कन्वेक्शन से। तो वुड का ढक्कन हीट लॉस बचा रहा है कन्वेक्शन से, और वुल जो है हमारा ये हीट लॉस बचा रहा है आपका कंडक्शन से। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहां पर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाईएस्ट होती है। वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर, अगर हमें पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना हो तो उस बॉडी को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट, वो कहलाती है उसकी हीट कैपेसिटी। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर किसी बॉडी का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे अगर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बॉडी के मास के। मतलब जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चेंज इन टेम्परेचर के, कितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो यहां आ जाएगा कांस्टेंट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। तो यही C क्या है, ये C है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जब भी वर्ड आप देखिए स्पेसिफिक आता है हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, ये होता है पर यूनिट मास बेसिस। यहां पर यूनिट मास के बेसिस पे ये चीज डिफाइन होती है। दिस इज डिफाइंड पर यूनिट मास बेसिस। ठीक है, अब बात आती है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, व्हाट इज C। तो C का अगर यहां से देखें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। Q क्या हो गई, M डेल्टा T। तो स्पेसिफिक हीट को देखें, स्पेसिफिक हीट इस तरीके से डिफाइन करी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो उसे जितनी हीट देनी पड़ेगी वो हो जाती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट हो गई जूल, मास की हो गई केजी, और डेल्टा टी की हो गई डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हो जाएगी जूल पर केजी
केल्विन। तो ये हो गई हमारी यूनिट। तो यूनिट पे भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर हमने यूनिट्स और डायमेंशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये वहां पर भी हमारा यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक नोट पॉइंट है। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फेज चेंज। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है कि आपका, मान लीजिए मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को हीट सप्लाई करी, तो सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चली जाएगी, वाटर में जाएगी। तो 0 का आइस 0 के वाटर में गई, तो यहां कोई भी आपका टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका यहां पर ये सॉलिड स्टेट था और यहां पर आपका ये लिक्विड स्टेट आ गया। तो इसको कहते हैं फेज चेंज। ठीक है, फेज चेंज में आपका डेल्टा टी कितना होता है? 0, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू फेज चेंज में कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। तो यहां से देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि फेज चेंज में आपका डेल्टा टी क्या हो जाता है? 0। तो डेल्टा टी को जब आप 0 रखेंगे तो सी हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली बात तो फेज चेंज में क्या चीज नहीं बदलती? टेम्परेचर नहीं बदलता। और यहां पर क्या चीज इनफाइनाइट हो जाती है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट पर इस चैप्टर के पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट लास्ट पे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, वहां से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड, ये है हमारा गैस। ठीक है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है हमारी मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ये कहलाती है हमारी प्रोसेस मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और रिवर्स अगर होगा, लिक्विड से जाएंगे सॉलिड में, तो ये कहलाएगी फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ये कहलाएगा फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से अगर हमारा गैस बन रहा है, लिक्विड से अगर हम गैस बनाए तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है वेपोराइजेशन। ठीक है, ये कहलाती है हमारी वेपोराइजेशन। और रिवर्स क्या हो जाता है? रिवर्स हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। रिवर्स कहलाता है कंडेंसेशन। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो यह है, बॉइलिंग जो है हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, लेकिन वेपोराइजेशन क्या होगा? किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वेपोराइजेशन हो सकता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वेपोराइजेशन आपका एक सरफेस फिनोमेना है, ये हमेशा कहां से होता है? सरफेस से होगा। लेकिन बॉइलिंग क्या है आपका? ये आपका बल्क फिनोमेना, ये पूरे के पूरे मटेरियल में होगा, पूरे के पूरे लिक्विड में होगा। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंसेस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग। फिर अगर आपका देखें, सॉलिड से डायरेक्टली अगर हमारा गैस बन जाता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जैसे आपका कपूर होता है, कैम्फर और कपूर अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिवर्स देखें, गैस टू सॉलिड, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्लिमेशन। बहुत बुक्स में बहुत गलत दिया हुआ है, करेक्ट जो है वो है एब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड लिक्विड बदलेगा उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट।
जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड सॉलिड में बदलेगा उसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड इस गैस में बदलेगा उसे कहेंगे वेपोराइजेशन पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से मतलब गैस से लिक्विड में जाएगा उसे कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। जब भी पॉइंट की बात आती है वो हो जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हो गया ये सब फेज चेंज के बारे में। अब देखते हैं एक टॉपिक जो हमारा है सिलेबस में दिया हुआ है, लेटेंट हीट। क्या है लेटेंट हीट? तो जितना भी सिलेबस में वो सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लेटेंट हीट को हिंदी में हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो यहां क्या है? ये इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द फेज चेंज। ठीक है, एक फेज चेंज जब हो रहा होता है सब्सटेंस का तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्सॉर्ब करेगा उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। ठीक है, तो होता क्या है, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी और आपकी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया। ठीक है, अब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बनाया, लेकिन आपका टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, डेल्टा टी तो आपका फिर भी 0 है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये हीट गई कहां? तो ये हीट एक्चुअली आपके मॉलिक्यूल्स में जाके छुप गई, गुप्त हो गई, इसलिए हम कहते हैं इसे गुप्त ऊष्मा। और इसने किया क्या? इस हीट ने मेनली आपका मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ा दिया। और मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ा दिया तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, आसपास होते हैं। लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, गैसेस के केस में बहुत दूर हो जाते हैं। तो यहां जब मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा तो आपका सॉलिड से कहां चला जाएगा? ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये जाके हमारी मॉलिक्यूल्स में छुप जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, फिर लेटेंट हीट बहुत सारी होती है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये डिफरेंट टाइप्स की हीट है। जैसा प्रोसेस हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग लेटेंट हीट लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ यहां पर चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स हैं। स्टीम कॉजेज मोर बर्न्स एज कंपेयर टू हॉट वाटर। भाप से अगर जला कोई मतलब एक्सीडेंट होता है जलने का तो वो आपके गर्म पानी से ज्यादा सीवियर बर्न होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है, अगर वो स्किन के कांटेक्ट में आएगी, हमारे खाल के कांटेक्ट में आएगी, तो सबसे पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकालेगी, मान लीजिए क्यू, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकाल रही है, ये कैलकुलेट करेंगे m इंटू एल। m क्या है? मास ऑफ द स्टीम। L क्या है? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू एल। इतना अमाउंट ऑफ हीट वो देगी। फिर ये 100 डिग्री का पानी मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड में आया तो ये कितना निकालेगा हीट? mc डेल्टा टी। तो जहां पर सिर्फ फेज चेंज हो रहा होता है वहां फॉर्मूला लगा देते हैं m इंटू एल, और जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है वहां फॉर्मूला लगा देते हैं mc डेल्टा टी। तो यहां पर हीट जो रिलीज होगी 2 स्टेजेस में रिलीज होगी, एक फेज चेंज के लिए और एक टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। अगर हम बात करें सिर्फ गर्म पानी की तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा, तो यहाँ mc डेल्टा टी हीट रिलीज होगी। तो यहाँ हीट जो रिलीज हो रही है सिर्फ एक स्टेज में रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ 2 स्टेज में, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब आपकी स्टीम से बर्न होता है। इसीलिए आपका जो स्टीम से बर्न है वो बहुत ज्यादा सीवियर बर्न होता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी सीवियर बर्न। ठीक है, फिर कुछ यूज होता है, स्टीम इज यूज टू रन द ट्रेन्स एंड मशीन्स। तो स्टीम को यूज करते हैं ना कि गर्म पानी को, मशीन्स और इंजन्स को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब स्टीम आपकी कंडेंस करेगी तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देती है, और इसी एनर्जी से हम लोग अपने इंजन्स और उसको चला लेते हैं। कोल्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर स्टीम पाइप्स को यूज करते हैं हीट करने के लिए बिल्डिंग्स में। क्यों? क्योंकि स्टीम जब आपकी कंडेंस करती है तो आपकी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ये रिलीज कर देती है, और इसी हीट से आप लोग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखें, लास्ट, ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंबस्टन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की जैसा कि आपको पता है स्पेसिफिक हीट सबसे हाईएस्ट होती है वाटर की, हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यू होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट की, या 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन भी आंसर पूछा जा सकता है, और 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो पहला इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं, पहला देखें, इट इज यूज एज एन इफेक्टिव कूलेंट। ये यूज होता है इफेक्टिव कूलेंट की तरह इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में ये यूज होता है कूलेंट की तरह, क्योंकि वहां से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव कर लेता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट होता है जो हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। लैंड और सी ब्रीज जो होता है वो भी किस कारण होता है, वो भी आपका होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम देखते हैं जो सैंड होती है, सैंड बहुत जल्दी से ठंडी भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है, लेकिन वाटर इतने जल्दी ठंडा भी नहीं होता और गर्म भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वहां पर डिफरेंसेस आने लगते हैं टेम्परेचर्स के, तो उसकी वजह से आपकी जो हवा है, गर्म हवा सी से लैंड पे और लैंड से सी में मूव करने लगती है, तो वहां लैंड और सी ब्रीज बन जाता है। एक और इसका एक और एप्लीकेशन है, देखिए, ठंडी जो कंट्रीज होती हैं, कोल्ड कंट्रीज में हमारी जो वाइन और जूस की बॉटल होती हैं, उनको हम लोग पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो पाए। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है, क्योंकि वाटर लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी, तो वो उन बॉटल्स में जो भी चीजें उन्हें जमने नहीं देता। ठीक है, और लास्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशन, फार्मर अपनी फील्ड्स में पानी भर देते हैं अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए, जब आपकी ओस पड़ती है, फ्रॉस्ट पड़ती है, क्योंकि पानी जो आपका फील्ड में अगर डालेंगे तो वो टेम्परेचर को 0 डिग्री के नीचे नहीं जाने देगा, 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर नहीं जाने देगा हमारा वाटर। तो इस तरीके से आपकी क्रॉप्स क्या हो गई, सेफ हो गई। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है कंबस्चन। ठीक है, ये हमारा कंबस्चन। तो कंबस्चन क्या प्रोसेस है, कंबस्चन वो प्रोसेस है जहां पर आपका एक फ्यूल होगा प्लस एक ऑक्सीडेंट होगा, जो आपका ऑक्सीजन का सोर्स होगा, दोनों कंबाइन करेंगे और यहां पर आपका क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्लस कुछ गैसियस प्रोडक्ट्स निकलेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ गैसियस प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो क्योंकि हीट यहां पर रिलीज हो रही है, तो इस ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और वो रिएक्शंस जहां पर आपको हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है उनको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम अपने माउथ में रखते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ग्लूकोज हीट एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे माउथ में। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट सा डायग्राम बनाए। ये हो गया आपका फ्यूल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना देगा आपका, यहां से निकलेगा एग्जॉस्ट। ठीक है, ये सब पोल्यूटेंट्स हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, और आपकी निकाल देगा हीट। हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबस्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमारा है कैलोरीफिक वैल्यू। ये हमारा
कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। तो आई होप कि इस वीडियो में वीडियो क्वालिटी काफी बेटर होगी प्रीवियस वीडियो से, तो आप लोग इसे प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए YouTube पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ट्यूटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो सब बहुत मेहनत करते हैं लेसन्स बनाने के लिए, और वाकई मेहनत बहुत लगती है। तो एक बार अगर आपको उनकी मेहनत पसंद आए तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। और हम लोग जब अपना टेक्निकल सेक्शन शुरू करेंगे तो वहां हम लोग RS खुरमी और RK जैन के क्वेश्चंस लगाएंगे और साइड बाय साइड थ्योरी भी करते जाएंगे। ऑलराइट, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ये वो एनर्जी है जो आपके फ्यूल में कंटेन होती है, या फ्यूल या फिर किसी फूड आर्टिकल में भरी होती है, ठीक है। और ये तब प्रोड्यूस होगी जब आपका जो फ्यूल है उसका कंबस्टन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल्स पर केजी, ठीक है। इसकी यूनिट है जूल पर केजी, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कंटेन्ड इन द फ्यूल और फूड विच इज मेजर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ द कंबस्टन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबस्टन से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एक होती है आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है और आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऑलराइट, तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करें तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, या ठीक है, इसे नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोला जाता है। और ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जब आपकी प्रोड्यूस होगी, जब आपका फ्यूल जो होगा वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, और जो आपका वाटर वेपर निकलेगा, वाटर जो वेपर के फॉर्म में निकलेगा, आप उसको कंडेंस नहीं कराओगे। वाटर वेपर इज लीविंग विदाउट कंडेंसेशन। यहां पर क्या होगा? वाटर वेपर इज लीविंग विदाउट कंडेंसेशन। ऑलराइट, यहां पर कोई भी कंडेंसेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। और हायर कैलोरीफिक वैल्यू को आप लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी इसे बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो अब लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है, लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस की बात करें, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पर्टिकुलर लेसन का। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। तो स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस की बात करें तो ये दो होती हैं हमारी। एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज कॉल्ड एज सीपी, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पर क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब समझते हैं इनको। देखिए, मान लीजिए हमारा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इस तरीके का, ठीक है। यहां पर आपकी कोई गैस भरी हुई, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप यहां से हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट जब करेंगे तो सबसे पहले इन गैस की क्या होगी? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये गैस मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को ऊपर धकेलेंगे, मतलब कुछ वर्क डन भी होगा, मतलब कुछ इंक्रीमेंट होगा इंटरनल एनर्जी में, और उसके बाद आप कुछ वर्क डन भी ऑब्टेन होगा। तो ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा। पिस्टन जो है बहुत स्लोली मूव करेगा, अल्ट्रा स्लोली, ठीक है, बहुत स्लोली मूव करेगा। तो कुछ हीट आपकी गई इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ हीट गई वर्क डन करने में। तो यहां दो हीट्स इन्वॉल्व हो गई, या दो कहें एनर्जी के इंटरैक्शन हो गए, दो एनर्जी इंटरैक्शन, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी की, तो मान लीजिए मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहां ऐसे स्टॉपर्स लगा दिए, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, हीट में प्रोवाइड करा रहा हूं,
ठीक है। तो ये हीट जो भी प्रोवाइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के ही काम आएगी। वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है या जो आपका पिस्टन है वो मूव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर आपका वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर एनर्जी, कितनी एनर्जी हो गई, सिर्फ एक एनर्जी ही हुई, दैट इज डेल्टा ई में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो सीपी है आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इसमें दो एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए ये सीवी से क्या हो जाएगी, हमारा सीपी जो है वो सीवी से बड़ा हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारी लार्ज हो जाएगी एज कंपेयर टू सीवी। अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं सीपी और सीवी में। तो जो हीट आपने सप्लाई करी कांस्टेंट प्रेशर पे लिख सकते हैं एम सीपी dt या एम सीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं, और क्यूवी क्या हो जाएगा, एम सीवी dt। दोनों तरीके हैं हीट सप्लाइड को देखने के। तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा गया जो एंथैल्पी होती है, ये चलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, अभी यहां पर इन्वॉल्व नहीं करते हैं ऐसे टर्म्स को। तो जो रिलेशन एक है हमारा मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, तो मेयर्स रिलेशन क्या कहता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, और आर क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, और एक रिलेशन होता है सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू गामा, फिर गामा क्या होता है हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां आपका हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब सिस्टम में कोई हीट ऐड नहीं होगी और सिस्टम से कोई भी हीट यहां पर रिजेक्ट नहीं होने वाली है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर लेसन यहीं पर फिनिश होता है। यहाँ पर हम लोगों ने आरआरबी जेईई 2019 के रिस्पेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं हीट में सब कवर किए, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे। और आई थिंक कि आप लोगों को डेफिनेटली कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से अच्छे वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, क्वालिटी वीडियोस रहेगा, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा आपको हमारे चैनल से। और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल से शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आरआरबी जेईई की पूरी 100% फ्री तैयारी हमारे चैनल के थ्रू होने वाली है इस साल। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, बाय बाय।